नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बड़ी खबर इस वक्त की शुरुआत करेंगे इसी के साथ। अखिलेश यादव के खिलाफ रामपुर में बगावती बोल सुनने को मिले हैं। आजम खान के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। आजम के मीडिया प्रभारी फसाहत खान ने बड़ा आरोप लगाया। कहा कि अखिलेश ने आजम को बलि का बकरा बनाया। सीएम योगी की बातें सही साबित हुई, ये फसाहत खान ने कहा। अखिलेश नहीं चाहते कि जेल से बाहर आए आजम खान। आजम से मिलने जेल भी नहीं गए अखिलेश यादव। अपने फायदे के लिए हमें भाजपा का दुश्मन बना दिया, फसाहत खान ने कहा। और कहा कि सपा की जीत में मुसलमानों की बड़ी भूमिका है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और देखिए, इसके कई सियासी मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि आजम खान वो चेहरा है समाजवादी पार्टी का जो कि लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूत करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल कई आरोपों के चलते जेल में बंद हैं। और उनके मीडिया प्रभारी ने गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाए। कोरोना का टीका आजम खान साहब ने इसलिए लगवाया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मैं कोरोना का टीका नहीं लगाऊंगा। नतीजा ये हुआ कि मौत के मुंह में चले गए आजम खान साहब। और आपकी हमारे सभी दुआओं से आजम खान साहब ने भाई ने बताया। तो ये आजम खान के मीडिया प्रभारी हैं जिनके बगावती बोल सामने आए हैं। और आपने अगर गौर किया होगा तो पीछे समाजवादी पार्टी का पोस्टर भी लगा हुआ है। और उसी समाजवादी पार्टी के पोस्टर के सामने खड़े होकर अखिलेश यादव पर निशाना साध रहे हैं फसाहत खान। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अब इस खबर के कैसे मायने निकाले जाएं, कैसे समझा जाए? शिवपाल यादव एक तरफ नाराज हैं तो अब अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं आजम खान के मीडिया प्रभारी। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान का बहुत ज्यादा महत्व है और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान रहे हैं। अकलियत के लिए MY समीकरण में जो M मुस्लिम है उसका समाजवादी पार्टी के तरफ झुकाव, उसके वोटर्स के लिहाज से सबसे अहम भूमिका उत्तर प्रदेश में किसी शख्स की रही है, राजनीतिक व्यक्ति की रही है समाजवादी पार्टी के लिए, वो मोहम्मद आजम खान की रही है। और मुलायम सिंह यादव इस बात को मानते रहे हैं, उतना उन्हें वजन देते रहे हैं। 12 से 17 की सरकार हो या मुलायम सिंह यादव की सरकार हो, नंबर 2, जी हाँ मैं बोल रहा हूं कि नंबर 2 की हैसियत के मंत्री शिवपाल यादव कभी भी नहीं रहे हैं। नंबर 2 की हैसियत के मंत्री आजम खान रहे हैं मुख्यमंत्री के बाद। तो ऐसे में जब वो जेल गए तो बहुत सारे मामले सामने आए और आजम खान के लोगों ने कहा कि अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जिस तरीके से साथ देना चाहिए था आजम खान का, नहीं दिया। इस बाबत जब अब्दुल्ला आजम से हमने अपने इंटरव्यू में सवाल किया तो वो भी झेप गए और बहुत ही अनमने से जवाब देते हुए चुनाव के दरमियान वो निकल गए। आजम खान और रामपुर की धरती पर इस मामले को लेकर मरमरिंग आसपास के जिलों में बहुत चलती रही है कि क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिस तरीके से वजन, जिस तरीके का महत्व आजम खान को दिया है, वो महत्व अखिलेश यादव ने दिया। अगर अखिलेश यादव ने कोई प्रोटेस्ट किया, अखिलेश यादव ने कोई धरना प्रदर्शन किया, बहुत सारे ऐसे राजनीति के जो जानकार हैं उनका ये कहना है और जोर देकर कहना है कि अगर ऐसी स्थिति मुलायम सिंह यादव की होती तो वो धरने पर बैठ देते, पूरे प्रदर्शन करते, पूरे प्रदेश को जाम कर देते, चक्का जाम कर देते। क्या ऐसा प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने अपने कैबिनेट के सहयोगी सबसे वरिष्ठ मंत्री आजम खान के लिए किया? यही बात मीडिया प्रभारी, और मैं आप और भी कोट कर दूं, आजम खान का मीडिया प्रभारी वो व्यक्ति है, वो शख्स है, राजनीति के लिहाज से रामपुर की धरती पर उनका महत्व अब्दुल्ला आजम से भी ज्यादा आजम खान के लिए रहा है। लगभग कई दशक से वो उनके साथ रहे हैं प्रतिनिधि के तौर पर। मीडिया प्रभारी एक नाम है, लेकिन आजम खान की छाया के रूप में जब अब्दुल्ला आजम की उम्र नहीं हुई थी, जब राजनीति में, उसके पहले से मीडिया प्रभारी के तौर पर हम लोगों को याद है जब जया प्रदा चुनाव लड़ रही थी आजम खान के खिलाफ रामपुर में, और तमाम वो अमर सिंह का जमाना था, तो आजम खान के साथ छाये की तरह वो शख्स
लगातार रहा है। और अगर उस व्यक्ति ने सबके सामने इस बात को कहा है तो निश्चित मानिए कि रामपुर की आबो हवा में, समाजवादी पार्टी की आबो हवा में आजम खां के समर्थकों में इस बाबत बिल्कुल देखिए, और इस बात को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ उंगली उठती रही है। आजम खान को लेकर उनके ही जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार उंगली उठाते रहे हैं। आप वीरेश हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और बातें फसाहत खान ने कही हैं, ये फिर से सुना देते हैं अपने दर्शकों को। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राष्ट्रीय टीवी को, हमारे स्टेजों पर हमारा नाम भी लेना चाहते हैं। भाई आपने अपने रक्षण के बारे में बताया, आतंकवादियों के विरोध थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सारा ठीकरा अब्दुल ने ले लिया है, दलील भी अब्दुल उठाएगा, वोट भी अब्दुल देगा और जेल भी अब्दुल जाएगा। देखिए, फसाहत खान को आप सुन रहे थे, काफी गुस्से में भी नजर आ रहे हैं वीरेश। उनकी एक एक बयान, उनकी एक एक लाइन हम अपने दर्शकों को सुनवा रहे हैं और वो ये तक कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को तो हमारे कपड़ों से बदबू आती है, यानी नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है वीरेश। ये समाजवादी पार्टी के लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है। शिवपाल यादव नंबर 3 के मंत्री और नंबर 2 के मंत्री और नंबर 1 के मंत्री अगर किसी कैबिनेट में रहे हैं, चाहे वो मुलायम यादव की कैबिनेट रही हो, अखिलेश यादव की कैबिनेट रही हो, मुख्यमंत्री के बाद पहला स्थान आजम खां का, दूसरा स्थान शिवपाल यादव का। एबीपी गंगा ने वो दिखाया था, कार्यालय दिखाया था विधानसभा का, कैसे क्रम के हिसाब से वो कार्यालय दिए जाते हैं। जो आजम खां का कार्यालय है आज उसमें केशव मौर्य बैठते हैं। बहुत कुछ चीजें परसेप्शन की होती हैं, ऑफिस आपको क्या दिया गया, गाड़ियां क्या दी गई, प्रोटोकॉल क्या दिया गया, इससे बहुत सारी चीजें, तस्वीरें साफ होती हैं। शिवपाल यादव का कमरा दूसरा कमरा है जिसमें ब्रजेश पाठक और पहले दिनेश शर्मा बैठते थे। तो ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के रूप में प्रसभा क्या है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, सिंबल पर चुनाव शिवपाल यादव ने लड़ा है। शिवपाल यादव ने बगावत कर दी है, आजम खां के लोगों ने भी अब बगावत करनी शुरू कर दी है। आजम खां जेल के अंदर हैं और फसाहत खान ने जो कहा है, क्या आजम खां की मर्जी के बगैर कह देंगे? क्या अब्दुल्ला आजम की मर्जी के बगैर कह देंगे? क्या ये बातें अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म में अपने लोगों को संबोधित करते हुए, यानी आजम समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, तो क्या बिना आजम खां की मर्जी के खिलाफ कहा जा रहा है? बिना अब्दुल्ला आजम की मर्जी के खिलाफ कहा जा रहा है? और बहुत मुश्किल है समाजवादी पार्टी के लिए ये 2 विकेट गिरना। शिवपाल यादव को मैं अभी भी मानता हूं कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करने प्रस्ताव गठबंधन के रूप में वो गए थे और ऐसे में समाजवादी पार्टी बिल्कुल वीरेश, और ये जैसा आपने कहा कि शुभ संकेत तो कतई नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी 2024 का लक्ष्य समाजवादी पार्टी को साधना है और ऐसे में अपने ही कार्यकर्ता, अपने ही नेता जब नाराज हो जाएंगे तो कैसे संगठित रहेगी समाजवादी पार्टी, ये बड़ा सवाल है। बने रहिए वीरेश हमारे साथ, और क्या कुछ बड़ी बातें फसाहत खान ने कही हैं वो भी सुनवाते हैं। और आप दूसरे लोगों को रखते हैं कि मोहम्मद आजम खान साहब से जेल में मिलने, महज देखभाल में आप जेल में मिलने, आप आजम खान साहब से जेल में मिलने तक नहीं गए। क्या ये मान लिया जाए? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि अखिलेश यादव जी आप नहीं जानते कि आजम खान साहब कैसे कहा, क्या ये मान लिया जाए? तो फसाहत खान को आप सुन रहे हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं वीरेश। अब इस बात का भी जिक्र फसाहत खान कर रहे हैं और ये टीज तो रामपुर के लोगों में देखने को मिलती है, आजम खान के समर्थकों में देखने को मिलती है कि आजम खान इतनी दिनों से जेल में बंद हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनसे मिलने क्यों नहीं गए? देखिए, इस पूरे मामले पर सबसे अगर कोई मजा लेता है समाजवादी पार्टी का तो वो मजा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव में भी ये मुद्दा बना था, कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि आजम खां को अकेले छोड़ दिया अखिलेश यादव ने। और ये बात जब मैं रामपुर में चुनाव के दौरान कवरेज करने गया था
तो आम जनमानस में भी ये बातें थी और यही वजह है कि अपने एबीपी गंगा के विशेष शो रणभूमि में अब्दुल्ला आजम के इंटरव्यू के दरमियान मैंने ये सवाल किया था कि विपक्ष का आरोप है, लोगों का आरोप है कि आजम खां को अकेला छोड़ दिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। क्या ये बात सच है? क्योंकि अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे, ऐसे में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत कुछ नहीं बोल सकते थे, लेकिन उनको उनका जो जवाब था बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था, बहुत ज्यादा कन्विंस कर जवाब अब्दुल्ला आजम का नहीं था। उनके पास भी कोई ऐसा जवाब नहीं था कि वो दे सके। आम जनमानस में जो समाजवादी पार्टी को जानता है वो ये कहता है कि आज मुलायम सिंह यादव के हाथ में समाजवादी पार्टी होती तो सत्ता पक्ष की ईंट से ईंट बजा देते मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव संघर्ष के नेता है, मुलायम सिंह यादव जमीन के नेता है, मुलायम सिंह यादव आंदोलन के नेता है, मुलायम सिंह यादव ने बिल्कुल वीरेश, और इसीलिए लगातार ये कहा जा रहा है कि क्या यही नई सपा है जिसमें पुराने चेहरों की जगह नहीं है, पुराने चेहरे एक एक करके अब छिटकते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया आपका वीरेश तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। करण मारा उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता यशपाल आर्य बने हैं। यशपाल आर्य उत्तराखंड नेता प्रतिपक्ष होंगे। भुवन कापड़ी को विधायक दल का उपनेता बनाया गया है। भुवन कापड़ी ने खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को हराया था और इसीलिए उनको इनाम दिया गया है। विधायक दल का उपनेता उनको बनाया गया है, जबकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बनाया गया है, जो कि चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। वहीं करण मारा कांग्रेस विधायक, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। अजीत, पूरी तरीके से नई टीम नजर आ रही है। आप कांग्रेस की अगर बात करें तो आवाज मिल रही है अजीत आपको? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा प्राची जी आपने बताया कि ये कांग्रेस ने 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति की है, तो उसमें जो बहुप्रतीक्षित था मामला, तो करण मारा जो अभी रानीखेत से चुनाव हारे हैं और युवा तुर्क के तौर पर कांग्रेस में जाने जाते हैं, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। वो पिछली विधानसभा के कार्यकाल में उपनेता थे विधानमंडल दल के और कांग्रेस विधानमंडल दल के। तो करण मारा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान दिए जाने के बाद यहाँ पर समीकरणों का उलट पुलट होना लाजमी है, क्योंकि वो भी कुमाऊं से आते हैं। और दूसरी बात, जो लीडर अपोजिशन बनाए गए यशपाल आर्य, वो पिछली भाजपा सरकार में मंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहले रह चुके हैं भाजपा में आने से पहले, तो उनको लीडर अपोजिशन बनाया गया है। और जिस उपनेता की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को रहा है भुवन कापड़ी ने, तो उनको डिप्टी लीडर अपोजिशन बनाया गया है। तो देखिए, ये एक असंतुलन हो गया है गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में। तो तीनों ही बड़े नेता, तीनों ही बड़े पदाधिकारी, नेता प्रतिपक्ष, नेता उप प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, तीनों कुमाऊं से हो गए हैं। और ये जो असंतुलन बना है, तो इससे कांग्रेस में खींचतान होगी नहीं होगी, और इस बात की कोई गारंटी नहीं हो सकती कि सब साफ सुथरा चलेगा, क्योंकि इधर लीडर प्रीतम सिंह जैसे तमाम दिग्गज यहाँ पर एकदम खेत रह गए हैं। उनके लिए कोई उनके भी हिस्से में कुछ नहीं आया है। कयास ये लगाया जा रहा था कि प्रीतम सिंह को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और करण मारा को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपने के बाद कांग्रेस ने ये जो फैसला लिया है, वैसे तो रणनीतिक तौर पर ये ठीक है, क्योंकि वो भी ठाकुर बिरादरी से आते हैं। बिल्कुल, लेकिन दोनों क्षेत्रों को साधा जाता है उत्तराखंड में, लेकिन यहाँ पर कुमाऊं से ही तीनों पद दिए गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कैसे संतुलन बैठाती है कांग्रेस। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत। करण मारा को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान सौंप दी गई है और इसके साथ ही साथ यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। राहुल गांधी ने मायावती पर जिस तरह से हमला बोला, उस पर मायावती ने भी तल्ख अंदाज में तंज कसा है। मायावती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर आरोपों की बारिश कर दी। बयान दिया कि राहुल गांधी ने उन्हें सीएम बनाने का ऑफर देने वाली जो बात कही थी वो सफेद झूठ है। वहीं इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर कई और आरोप भी लगाए, जिससे कांग्रेस बसपा के बीच जुबानी जंग तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी और मायावती के बीच जुबानी जंग। राहुल गांधी पर मायावती ने किया तल्ख तंज। दिल्ली खंबा लोचे की तरह ही
इस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अपने बिखरे हुए घर को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। पहले राहुल गांधी ने मायावती पर लगाए थे आरोप। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। मायावती पर वॉकओवर देने की मढ़ी थी तोहमत। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। अब मायावती ने किया राहुल गांधी पर पलटवार। इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता। कांग्रेस को अपना घर संभालने की दी नसीहत। शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। विधानसभा चुनाव के बाद बसपा कांग्रेस में छिड़ी जंग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बसपा सुप्रीमो मायावती पर शनिवार को जमकर हमला बोला था। मायावती पर राहुल गांधी ने आरोपों की बारिश कर दी थी, जिसका जवाब देने के लिए मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी के आरोपों पर एक के बाद एक चुभते हुए बयानों के तीर छोड़े। मायावती ने राहुल गांधी के बयानों को जहां पूरी तरह से झूठा करार दिया, तो दूसरी ओर कांग्रेस को अपना घर संभालने की नसीहत दे डाली। मायावती ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का कुनबा खुद बिखर रहा, जिसे संभालने में राहुल गांधी पूरी तरह नाकाम साबित हुए। ऐसे में अब वो बसपा पर झूठी तोहमत मढ़ रहे। मायावती ने कहा कि बसपा पर बोलने से पहले राहुल गांधी को 100 बार सोचना चाहिए। मान्यवर श्री कांशीराम जी ने बीएसपी की स्थापना की, जिसको कमजोर व खत्म करने के लिए शुरू से ही कांग्रेस पार्टी हर घिनौने हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता। बसपा और कांग्रेस के बीच शुरू हुई इस जुबानी जंग की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम के दौरान मायावती पर जमकर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि ईडी, सीबीआई और पेगासस की जांच से बचने के लिए ही मायावती ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को वॉकओवर दे दिया। राहुल गांधी ने दावा किया था कि कांग्रेस ने चुनाव में मायावती को सीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने कांग्रेस से बात तक नहीं की। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। वहीं अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दोनों नेताओं ने क्या बयान दिए और क्यों दोनों के बीच जुबानी जंग इतनी तल्ख हो गई। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मायावती को सीएम बनने का ऑफर दिया था, जबकि मायावती ने कहा कि उन्हें सीएम बनने का कोई ऑफर कांग्रेस की ओर से नहीं मिला। राहुल गांधी ने कहा कि काशीराम के मूल्यों से मायावती भटक चुकी हैं। मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने दलितों के लिए कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती ने भाजपा को विधानसभा चुनाव में वॉकओवर दे दिया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस ने बसपा की कभी मदद नहीं की। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती ईडी, सीबीआई और पेगासस जांच से डर गई हैं, जिस पर मायावती ने कहा कि पहले राहुल गांधी को कांग्रेस का बिखरता हुआ कुनबा संभालना चाहिए। राहुल गांधी ने मायावती पर मुखर होकर हमला बोला, तो मायावती ने भी उन पर तल्ख अंदाज में पलटवार किया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बसपा दोनों का ही प्रदर्शन बेहद खराब रहा। जहां मायावती को सिर्फ एक सीट से संतोष करना पड़ा, तो वहीं कांग्रेस के खाते में भी सिर्फ 2 सीट ही आई। जिसके बाद अब जहां कांग्रेस मायावती पर भाजपा के साथ मिले होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं बसपा कांग्रेस को खुद का घर संभालने की नसीहत देती दिख रही है। साफ है कि आने वाले दिनों में इन बयानों से बसपा और कांग्रेस के बीच की दूरी और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
मायावती ने जिस तरह से राहुल पर पलटवार किया, उससे कांग्रेस पर फिर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन क्या अगर बसपा और कांग्रेस एक साथ हो जाते तो यूपी में दोनों में से किसी का भला होता? जवाब है नहीं, क्योंकि बसपा जहां अपने सबसे खराब प्रदर्शन से जूझ रही है तो कांग्रेस का हाल भी कुछ ऐसा ही है, और दोनों अगर मिल भी जाते तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। मायावती और राहुल वार पलटवार, सियासत का धुआंधार प्रहार। गठबंधन से दूरी, वक्त की मजबूरी। बसपा और कांग्रेस दो ऐसे राजनीतिक दल जिन्होंने उत्तर प्रदेश की सियासत में सबसे ज्यादा बार सरकारें चलाई। मायावती यूपी की इकलौती ऐसी नेता हैं जो 4 बार लखनऊ के सिंहासन पर काबिज हुई। लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस और मायावती दोनों ही हाशिए पर है। जहां कांग्रेस 1989 के बाद से वनवास पर है, वहीं मायावती 2007 में आखिरी बार सूबे की मुखिया बनी। लेकिन जिस तरह से गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने मायावती पर हमला बोला और जिस तरह से मायावती ने राहुल पर पलटवार किया, उससे सूबे की सियासत गर्मा गई है। तो पेगासस, सीबीआई, ईडी ये पॉलिटिकल सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कोई राजनेता, जैसे आपने देखा होगा मायावती जी ने चुनाव नहीं लड़ा। हमने मायावती जी को मैसेज दिया, अलायंस करिए, चीफ मिनिस्टर बनिए, बात तक नहीं की। कल कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे इस पार्टी की विशेषकर दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के साथ साथ बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता। दरअसल यूपी में इस बार मायावती सिर्फ एक ही सीट जीत पाई और जो एक सीट मिली वो भी विधायक उमाशंकर सिंह की निजी जीत बताई जा रही। मतलब उसमें मायावती का बहुत ज्यादा योगदान नहीं, क्योंकि बसपा ने यूपी की सभी 403 सीट पर उम्मीदवार उतारे, जिसमें से उसके 290 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इतना ही नहीं, जिस दलित वोट को मायावती अपनी ताकत बताती थी वो भी उनसे छिटक गया। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि 2017 में बसपा का वोट प्रतिशत 22 के करीब था, जो 2022 में सिर्फ 12.88% पर आ गया। यानी 10% वोट उसे हटकर भाजपा की तरफ चले गए। वैसे पूरे चुनाव में मायावती पर भाजपा की बी पार्टी बनकर चुनाव लड़ने के आरोप भी लगे और उनके विरोधी कहने से नहीं चूके कि मायावती ये चुनाव उस तरह से नहीं लड़ रही जिस तरह से लड़ना चाहिए था। पूर्वांचल में 122 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में प्रत्याशी तय हुए और बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में सिंबल मिला है। उसका सबूत, साक्ष्य मैं दे सकता हूं। अगर कोई चुनौती दे तो मैं उसको भी देने के लिए तैयार हूं। मैं भी पार्टी चलाता हूं। जो 4-4 बार सत्ता की पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो चाहे कांग्रेस, दोनों ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को। उनका वोट कहां गया? वहीं कांग्रेस का हाल भी मायावती से ज्यादा जुदा नहीं रहा। 22 की जंग में कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 2 सीट आई, जिसमें से एक सीट रामपुर खास की थी, जहां से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा दोबारा चुनाव जीती। दूसरी सीट महाराजगंज की फरेंदा, जहां वीरेंद्र चौधरी चुनाव जीते। जानकारों की माने तो दोनों ही प्रत्याशियों की ये निजी जीत बताई गई, क्योंकि कांग्रेस ने यूपी में 399 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 387 सीटों पर उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। सिर्फ 12 उम्मीदवार ऐसे थे जो अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहे। कांग्रेस को महज 2.4% वोट मिला, जो अब तक के इतिहास का सबसे कम वोट शेयर है, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले राष्ट्रीय लोकदल को 2.9% वोट मिला, जो 33 सीटों पर चुनाव लड़े। मतलब एकदम साफ है कि अगर कांग्रेस और बसपा गठबंधन कर भी लेते तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहीं एक बड़ा सवाल दलित पॉलिटिक्स का भी है, क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान प्रियंका गांधी का फोकस दलित राजनीति पर था। वो हाथरस में दलित बेटी की हत्या, आगरा में वाल्मीकि परिवार के एक सदस्य की हत्या को लेकर खुद को दलित नेता के तौर पर स्थापित करती दिखाई दी।
कांग्रेस मायावती के साथ गठबंधन चाहती थी तो चुनाव के दौरान उसने कभी ये बात खुले दिल से क्यों नहीं की। वहीं मायावती हर बार अकेले चुनाव लड़ने की बात कहती रही, लेकिन वार पलटवार की इस पॉलिटिक्स से पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर 2018 की है, जब कर्नाटक में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था, लेकिन निगाहें टिकी थी मायावती और सोनिया गांधी पर, जो पूरे वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आई। तब राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर को लेकर खूब चर्चा हुई। राजनीति के जानकारों ने तो इस तस्वीर के मायने निकालकर 2019 के भविष्य की पटकथा तक लिख दी थी, लेकिन चर्चा सिर्फ चर्चा बनकर रह गई, क्योंकि 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब अखिलेश यादव ने मायावती से हाथ मिला लिया। इस गठबंधन में रालोद को भी शामिल किया गया, लेकिन कांग्रेस से किसी ने पूछा तक नहीं। और जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाए कि उन्होंने मायावती को यूपी चुनाव से पहले खुला ऑफर दिया था, लेकिन मायावती ने भाव नहीं दिया, तो क्या मान लिया जाए क्षेत्रीय दल कांग्रेस से दूर हो रहे हैं और वो उसके साथ गठबंधन तक में शामिल नहीं होना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।